प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और मध्य प्रदेश को देंगे विकास की सौगात। राजस्थान में लगभग 5,000 करोड़ और मध्य प्रदेश में 12,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। दिल्ली के शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार संजय सिंह की अदालत में पेशी आज। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, जिसको अरविंद केजरीवाल ने कहा ईमानदार, वो सब हैं 1 साल से जेल के अंदर। एनआईए की ओर से आज दिल्ली में शुरू होगा 2 दिन का आतंकवाद विरोधी सम्मेलन। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। आतंकवाद के खिलाफ राज्यों के साथ रोड मैप तैयार करने पर होगा फोकस। सिक्किम में तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ ने ली 14 लोगों की जान, 26 घायल, 102 लापता, 22,000 से ज्यादा प्रभावित। एशियाई खेलों में आज भारत को मिला 19वां स्वर्ण। तीरंदाजी में महिला कंपाउंड टीम ने जीता गोल्ड। ज्योति सुरेखा, अदिति गोपीचंद और परनीत कौर ने फाइनल में चीनी ताइपे को दी शिकस्त। और आज से भारत की मेजबानी में शुरू होगा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। पहले मैच में अहमदाबाद में गत विजेता इंग्लैंड का सामना पिछली बार की उप विजेता न्यूजीलैंड से। 10 टीमों के बीच 10 शहरों में होंगे कुल 48 मुकाबले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान कई परियोजनाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं। जहां पहले वो जोधपुर में होंगे, फिर जबलपुर का रुख करेंगे। सभी प्रोजेक्ट सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा क्षेत्रों से संबंधित हैं। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आम जनता के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में देश के अलग अलग राज्यों को ढेरों विकास परियोजनाओं की सौगात दी जा रही है, जिससे विभिन्न राज्यों का न केवल विकास हो बल्कि जनता को भी बेहतर बुनियादी सुविधाएं मुहैया हो। ऐसे में प्रधानमंत्री गुरुवार को राजस्थान को 5,000 करोड़ रुपए की, जबकि मध्य प्रदेश को 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए जोधपुर से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में 350 बिस्तरों वाला ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक और पूरे राजस्थान में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 7 क्रिटिकल केयर ब्लॉक विकसित किए जाएंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री आईआईटी जोधपुर परिसर भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आईआईटी जोधपुर के निदेशक ने प्रधानमंत्री की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्थान देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। In that context, Honorable Prime Minister's initiative in dedication to the country of the campus would inspire faculty, would inspire students, would inspire staff members to all work together to contribute in various ways for the growth of the nation, which IIT can. प्रधानमंत्री इसके अलावा राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए नव विकसित केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला, स्टाफ क्वार्टर और योग और खेल विज्ञान भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में केंद्रीय पुस्तकालय, 600 छात्रों की क्षमता वाले छात्रावास और छात्रों के लिए भोजन कक्ष की सुविधा की भी आधारशिला रखी जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री NH 125A पर जोधपुर रिंग रोड के कारवाड़ से डांगियावास खंड को 4 लेन बनाने सहित कई सड़क विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री राजस्थान में 2 नई ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री 2 अन्य रेल परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिनमें 145 किलोमीटर लंबी डेगाना रायकाबाग रेल लाइन और 58 किलोमीटर लंबी डेगाना कुचामन सिटी रेल लाइन के दोहरीकरण की परियोजनाएं शामिल हैं। इस क्षेत्र में
जो लोगों के एस्पिरेशंस हैं काफी ज्यादा हैं, तो उसमें स्टॉपेजेस बढ़ाने की जो सुविधा है वह डबलिंग के बाद अवश्य मिलेगी। इस क्षेत्र के विकास में इससे काफी मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के उद्घाटन से प्रधानमंत्री के सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लगभग 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस परियोजना से 1000 से अधिक परिवारों को लाभ होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मंडला, जबलपुर और डिंडोरी जिलों के लिए 2350 करोड़ रुपए से अधिक की कई जल जीवन मिशन परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री सिवनी जिले में 100 करोड़ रुपए से अधिक की जल जीवन मिशन परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राज्य के 4 जिलों की इन परियोजनाओं से मध्य प्रदेश के लगभग 1575 गांवों को लाभ होगा। वहीं प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में सड़क बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 4800 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास कर उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस दौरान NH 347C के खलघाट से सरवर देवला को जोड़ने वाली सड़क के उन्नयन कार्य को भी राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 1850 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें कटनी, विजयसोटा और मारवाज ग्राम सिंगरौली को जोड़ने वाली रेल लाइन का दोहरीकरण शामिल है। वहीं प्रधानमंत्री विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुंबई नागपुर झारसगुड़ा पाइपलाइन परियोजना के नागपुर जबलपुर खंड की आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं से उद्योगों और वहां के रहने वाले लोगों को स्वच्छ और सस्ती प्राकृतिक गैस मिल सकती है। इसके साथ ही इससे पर्यावरण उत्सर्जन को कम करने में सफलता मिलेगी। राज्य को विकास की सौगातों के तहत प्रधानमंत्री जबलपुर में करीब 147 करोड़ रुपए की लागत से बने नए बॉटलिंग प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे। गौरतलब है कि मोदी सरकार के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के तहत इन दोनों राज्यों में करीब 17,600 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं से देश तरक्की की एक नई इबारत लिखने को तैयार है। जोधपुर से चंद्रशेखर और इंदौर से कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में राजस्थान पहुंचेंगे, जहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसी के साथ अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहां ईडी की गिरफ्त में आए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड ली जाए। उधर संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी भाजपा दफ्तर पर 11 बजे प्रदर्शन करेगी। वहीं दिल्ली की शराब नीति घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कल लंबी पूछताछ के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मंत्री और सांसद जेल में हैं और किंग पिन का नंबर आएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिसको अरविंद केजरीवाल ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते रहे, वो 1 साल से जेल में हैं। लोग अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हंस रहे हैं और उनके चेहरे का तनाव देख रहे हैं कि जिसका मुख्यमंत्री जेल में हो, जिसके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो, जिनका शिक्षा मंत्री जेल में हो, जिसकी पार्टी के सांसद से लेकर विधायक जेल में हो, और ये वो लोग हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर आए थे और भ्रष्टाचार में डूबे हुए पाए गए। एक नहीं, एक के बाद दूसरा उनका नेता। पंजाब में इनकी सरकार बनी 2 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा। श्रीमान अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है कि ये शराब घोटाले में जो शर्मसार इनको होना पड़ा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन अभी किंग पिन बाहर है। किंग पिन का नंबर भी आएगा। वहीं भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि पंजाब में कांग्रेस का विधायक गिरफ्तार होने पर आप कहती है कि कानून अपना काम कर रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बौखलाहट दिखा रही है। जब पंजाब में जहां आपकी सरकार है, वहां पर कांग्रेस जो आपकी विपक्षी पार्टी है,
जब उसके सदस्य और उसके विधायक गिरफ्तार होते हैं तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, और जब आपके विधायक या आपके सांसद गिरफ्तार होते हैं शराब घोटाले में, वहां ड्रग्स का केस था, यहां शराब का केस है, तो आप कहते हैं लॉ शुड नॉट टेक इट्स कोर्स। ये तो बौखलाहट का मामला है। ये डबल स्टैंडर्ड आखिरकार क्यों है? यह सवाल भारतीय जनता पार्टी आज आम आदमी पार्टी से पूछना चाहती है। वहीं संबित पात्रा ने संजय सिंह को भ्रष्टाचार का डॉन बताया और कहा कि उनके घर से ईडी को अहम दस्तावेज मिले हैं। जब भ्रष्टाचार का डॉन पकड़ा जाता है तो उसके घर से बटुआ नहीं निकलता, उसके घर से चेन नहीं निकलता, उसके घर से कोई चोरी का टोटी नहीं निकलता, उसके घर से छर्रे और बंदूक नहीं निकलते, उसके घर से इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स अर्थात दस्तावेज निकलता है। दस्तावेज जो कई बार मोबाइल फोन के अंदर और कई बार लैपटॉप के अंदर बंद होता है, ऐसे दस्तावेज निकलते हैं। और वहीं तेलंगाना में आयकर विभाग ने बीआरएस विधायक मगंती गोपीनाथ से संबंधित ठिकानों पर छापेमारी की है। आईटी अधिकारियों की कई टीमें कुकचपल्ली, गाछीबावली में उनके आवास और कार्यालयों समेत हैदराबाद के विभिन्न हिस्सों में तलाशी ले रही है। आयकर विभाग ने बीआरएस विधायक के रिश्तेदारों के घर पर भी हैदराबाद में छापेमारी की है। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां प्रवर्तन निदेशालय ने आज सुबह खाद्य मंत्री रथिन घोष के घर छापेमारी की। 2014 से 2018 तक नगर पालिका में की गई अवैध नियुक्तियों से जुड़े मामले में ये छापेमारी हुई है। रथिन लंबे समय तक मध्यम ग्राम नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। 2021 में तीसरी बार सत्ता में आने के बाद रथिन को ममता बनर्जी मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी। ईडी ने आज सुबह करीब 6 बजे खाद्य मंत्री के माइकल नगर के घर पर छापेमारी की। करीब 3 घंटे से ईडी की ये कार्यवाही चल रही है। खाद्य मंत्री रथिन घोष के साथ साथ केंद्रीय जांच एजेंसी की 10 से 12 टीमों ने बराहन नगर, साल्ट लेक समेत कुछ 12 जगहों पर भी छापेमारी की है। ईडी ने कमरहाटी नगर पालिका के तृणमूल टाउन चेयरमैन गोपाल साहा के घर पर भी छापेमारी की। इसके अलावा बराहन नगर पालिका अध्यक्ष के घर की भी तलाशी ली जा रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में आरोपित अयनशील के घर से जब्त दस्तावेजों में रथिन घोष का जिक्र था। इससे पहले पिछले साल जून में ईडी ने 12 नगर पालिकाओं समेत कुल 14 जगहों पर छापेमारी की थी और भर्ती भ्रष्टाचार मामले से जुड़े दस्तावेज इकट्ठा किए थे। वहीं पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री रथिन घोष के घर ईडी की छापेमारी के अलावा उत्तर 24 परगना जिले के टीटागढ़ नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष प्रशांत चौधरी के आवास पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। टीटागढ़ नगर पालिका में भर्ती में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामले में दरअसल ये छापेमारी इस वक्त की जा रही है। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए आतंकवाद के खतरे से निपटने और इसके खिलाफ लड़ाई में एक रोड मैप तैयार करने के लिए आज आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगे। नई दिल्ली में हो रहे इस कार्यक्रम में एनआईए अधिकारियों के अलावा देश भर के राज्य पुलिस बलों के आतंकवाद रोधी दस्ते और विभिन्न बलों के साथ साथ आतंकवाद रोधी परियोजनाओं में लगे गृह मंत्रालय के तहत अन्य विभागों के अन्य संबंधित अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में आतंकवाद विरोधी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें वित्त पोषण से लेकर अंतर्राज्यीय और साथ ही खालिस्तानी संस्थाओं जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के साथ गैंगस्टरों के विदेशी संबंध शामिल हैं, जिसमें पुलिस अधीक्षक से लेकर महानिदेशक तक विभिन्न रैंक के अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। अब वन विभाग को छोड़कर समस्त विभागों की जो भी सीधी भर्ती होंगी उनमें 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यानी 100 पदों पर भर्ती होती है तो 35 पदों पर महिलाओं की ही नियुक्ति की जाएगी। इस बारे में सरकार ने कल अधिसूचना जारी कर दी है और इसके लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1997 में संशोधन भी किया गया है।
मध्य प्रदेश में पहले सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलता था, जिसमें अब 2% की और बढ़ोतरी कर दी गई है और अब 35% आरक्षण महिलाओं को मध्य प्रदेश के अंदर दिया जाएगा। और चलिए अब बात करते हैं सिक्किम की, जहां सिक्किम के उत्तर में प्रकृति ने भयंकर कहर बरपाया। उत्तरी सिक्किम में बादल फटने की वजह से तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई। नदी का जलस्तर कुछ ही मिनट में कई फीट ऊपर चला गया। बादल फटने के बाद बाढ़ आने से 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 102 लोग अभी भी लापता हैं और 26 लोग जख्मी हैं। बाढ़ से राज्य में 22,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इस दौरान करीब 2,000 लोगों को बचा लिया गया है। बताया जा रहा है कि उत्तरी सिक्किम में लोहना झील के ऊपर अचानक बादल फटने से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई, जिसके बाद एक बांध का पानी छोड़े जाने पर नदी का जलस्तर और ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद कई इलाकों में पानी भर गया और कई पुल और सड़कें भी बह गईं। फिलहाल राहत और बचाव के कारण कार्य जोर पर है। भारतीय सेना ने अपने सैनिकों सहित सिक्किम में लापता लोगों के परिवारों के लिए 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। उत्तरी सिक्किम के लिए सेना का हेल्पलाइन नंबर है 8750887741। वहीं पूर्वी सिक्किम के लिए सेना का हेल्पलाइन नंबर है 8756991895। और वहीं दूसरी तरफ लापता सैनिकों के लिए सेना की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसमें 7588302011। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए बागडोगरा पहुंचे। पश्चिम बंगाल में कई इलाके अभी बाढ़ से प्रभावित हैं। पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में बाढ़ की चेतावनी दी गई। एहतियात के तौर पर कलिम्पोंग, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया। दामोदर घाटी निगम के मैथन और पंचेत बांधों से 90,000 क्यूसेक पानी छोड़ने से पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुरा, पुरुलिया और पूर्व वर्धमान जिले भी बाढ़ जैसी स्थिति से इस वक्त जूझ रहे हैं। सोमवार को दोनों बांधों से करीब 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। निगम सूत्रों के अनुसार मौसम के मिजाज में बदलाव के साथ क्रमबद्ध तरीके से और अधिक पानी छोड़ना पड़ सकता है। वहीं तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग की टीम के दौरे का आज आखिरी दिन है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोग ने कल तेलंगाना के सभी 33 जिलों के जिला चुनाव अधिकारियों, साथ ही पुलिस आयुक्तों और अधीक्षकों के साथ बैठक की। सभी जिला चुनाव अधिकारियों और पुलिस आयुक्तों और अधीक्षकों ने आयोग के समक्ष स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए विस्तृत प्रस्तुति दी। चुनाव आयोग आज दोपहर बाद हैदराबाद में प्रेस वार्ता भी करेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तेलंगाना के दौरे पर हैं, जहां वो पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और उसकी रणनीति के लिए नड्डा का ये दौरा बेहद अहम और खास माना जा रहा है। जेपी नड्डा विधानसभा सदस्यों, प्रभारियों और राज्य पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे और उसकी रिपोर्ट जमा करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 4 सप्ताह का समय और मांगा है। इस सिलसिले में एएसआई की ओर से भारत सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल अमित कुमार श्रीवास्तव ने कल जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में अर्जी दी है। उनका कहना है कि ज्ञानवापी में सर्वे के लिए 6 अक्टूबर के बाद 4 सप्ताह का और समय दिया जाए। इस मामले में प्रार्थना पत्रों की प्रति विपक्षी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को भी उपलब्ध करा दी गई है। मस्जिद कमेटी की ओर से आपत्ति आने के बाद आज अदालत अब इस मामले में अपना आदेश सुनाएगी। एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर का 61 दिनों से सर्वे कर रही है। जिला जज की अदालत ने 6 अक्टूबर तक सर्वे पूरा करके रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया था, लेकिन एएसआई ने समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध भी किया है। इससे पहले भी एएसआई 2 बार समय सीमा बढ़वा चुकी है। भारतीय नौसेना ने एक ऐसा ड्रोन रोधी हथियार बनाने में सफलता हासिल की है जो युद्धपोतों के इर्द गिर्द सुरक्षा की एक दीवार तैयार कर देगा। नौसेना ने एंटी स्वार्म ड्रोन
30 mm एम्यूनिशन तैयार किया है, जो सुरक्षा की दीवार तैयार करेगा। यह हथियार दुश्मन की किसी भी ड्रोन को नाकाम करने में सक्षम है। यहां तक कि अगर सैकड़ों ड्रोन एक साथ हमला करें, तब भी यह हथियार ऐसी सुरक्षा की दीवार तैयार करेगा जिसे भेदा ही नहीं जा सकता। 30 mm एम्यूनिशन को AK-630 के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हथियार को डिफेंस रिसर्च लैब पुणे के साथ मिलकर तैयार किया गया है। This is a AK-630 gun mount, which is a close-in weapon system on board iron platforms. This is a mainstay weapon on a Indian Navy ship. So the ammunition used by this gun is 30 mm caliber ammunition, which is displayed here. This ammunition is being manufactured by Ordnance Factory till date, with a single composition being imported till date. But with Indian Navy and private industries collaboration, this ammunition has been 100% indigenized and is being manufactured by both Ordnance Factory as well as our Indian industry. Then further moving on, we have anti-drone 30 mm ammunition, which is jointly designed and developed by Indian Navy as well as ARDE, a DRDO lab in Pune. वहीं महाराष्ट्र के पुणे शहर में दुपहिया वाहनों के एक सर्विस स्टेशन में अचानक आग लगने से करीब 25 मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई। एक दमकल अधिकारी ने बताया कि घटना में कोई व्यक्ति हालांकि घायल नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि दमकल नियंत्रण कक्ष को सिंहगढ़ रोड पर स्थित सर्विस स्टेशन में आग लगने के बारे में सुबह 7:45 पर सूचना मिली थी। अधिकारी ने बताया कि आग लगने की वजह का फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कल ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र स्थित रद्दी के एक गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई और इस गोदाम में आग लगने से इलाके में भी हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियों ने किसी तरह आग बुझाई। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने अवैध रूप से गोदाम संचालित किए जाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। माधवपुरम सेक्टर 4 में देवेश गोयल के एक कतरन का गोदाम था, इसमें आग लगी हुई थी। आग सूचना मिलने के पश्चात जनपद फायर सर्विस की कुल 8 गाड़ियां पहुंच करके आग को बुझा रही हैं और आग को कंट्रोल में कर लिया गया है। आग को कहीं फैलने नहीं दिया गया है और आग लगने के कारण और इस क्षति के बारे में अभी इसके अग्निशमन कार्य के बाद जानकारी की जाएगी तो बताया जाएगा। और चलिए अब बात करते हैं मौसम की। दरअसल मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, उत्तरी ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहेगी। इसमें कहा गया है कि देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में भी अगले 3 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है। ये भी कहा गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तराखंड के कुछ और हिस्सों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, राजस्थान के बाकी हिस्सों और गुजरात के कुछ हिस्सों से वापस चला गया है।